नमस्कार दोस्तों, आज है 10 नवंबर। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरों को। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। दिल्ली में जल्द ही एक नई टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है, जिसका नाम भारत टैक्सी रखा गया है। इस सेवा की सबसे खास बात यह है कि इसमें टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर ही टैक्सी के मालिक होंगे, यानी अब उन्हें किसी कंपनी को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। जो कमाई होगी वो पूरी तरह से उनकी ही होगी। सरकार का कहना है कि यह टैक्सी सेवा पूरी तरह से सरकारी मॉडल पर चलेगी। इससे न सिर्फ ड्राइवरों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि यात्रियों को भी फायदा होगा, क्योंकि इसमें सर्ज प्राइजिंग यानी अचानक बढ़ने वाले किराए की दिक्कत नहीं होगी। भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत जल्द ही दिल्ली एनसीआर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की जाएगी। सरकार को यह उम्मीद है कि यह फैसला पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाएगा और ओला उबर जैसी ऐप पर निर्भरता कम करेगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब उड़ानें फिर से सामान्य हो गई है। 2 दिन पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी आने की वजह से कई फ्लाइट्स में देरी चल रही थी, लेकिन अब समस्या ठीक कर दी गई है और ज्यादातर उड़ानें तय समय पर चल रही है। दरअसल ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम यानी AMSS में खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से हवाई यातायात को मैनुअल तरीके से संभालना पड़ रहा था। इससे फ्लाइट प्लानिंग और टेक ऑफ में देरी हो रही थी। अब सिस्टम दोबारा चालू कर दिया गया है। हालांकि कुछ फ्लाइट्स पर अब भी पिछले शेड्यूल का असर दिख रहा है और टाइम टेबल पूरी तरह से समान होने में थोड़ा वक्त लगेगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को कहा है कि वो अपनी उड़ानों की जानकारी एयरलाइन से लेकर ही एयरपोर्ट पर पहुंचे, ताकि परेशानी न हो। छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड जाने वाली यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने दुर्ग से हरिद्वार के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन 9 और 16 नवंबर को दुर्ग से चलेगी, जबकि 10 और 17 नवंबर को हरिद्वार से वापस लौटेगी। दुर्ग से ट्रेन सुबह 11 बजे चलेगी और रायपुर, बिलासपुर, प्रयागराज और दिल्ली होते हुए अगले दिन शाम 3:30 बजे यानी 3:40 पर हरिद्वार पहुँचेगी। वही वापसी में यह ट्रेन हरिद्वार से रात 9 बजे रवाना होगी। तीसरे दिन सुबह 11 बजे दुर्ग पहुँचेगी। इस ट्रेन में स्लीपर और सामान्य डिब्बे लगाए गए हैं ताकि ज्यादा यात्रियों को सफर की सुविधा मिल सके। रेलवे का कहना है कि यह ट्रेन त्योहारों और यात्रियों के सीजन में भीड़ को देखते हुए चलाई जा रही है, जिससे लोगों को हरिद्वार जाने में आसानी होगी। वही देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां करीब उन्होंने 8,260 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस योजनाओं में जल आपूर्ति, बिजली और सौर ऊर्जा से जुड़ी कई परियोजनाएं शामिल है। अमृत योजना के तहत 23 इलाकों में लोगों को साफ पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा, जबकि पिथौरागढ़ में नया विद्युत सब स्टेशन और सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। हल्द्वानी और नैनीताल में भी सड़कों और बुनियादी सुविधा के विकास पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड के विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा फैसला है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी देश अंगोला के ऐतिहासिक दौरे पर पहुंच गई है। ये पहली बार है जब कोई भारतीय राष्ट्रपति अंगोला की यात्रा कर रही है। उनका यह दौरा 8 से 11 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अंगोला के राष्ट्रपति जोआंगो लोरेंगो से मुलाकात करेगी और दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, रक्षा और कृषि जैसे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेगी। इसके अलावा वे अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेगी। वहाँ की संसद को संबोधित करेगी। इस यात्रा का मकसद भारत और अंगोला के बीच रिश्तों को और मजबूत बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ के आगे बोत्सवाना भी जाएगी, जहाँ वे वहाँ के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय बातचीत करेगी। कुल मिलाकर यह दौरा अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। पाकिस्तान के कराची शहर में हवा इतनी खराब हो गई है कि वहां लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। शहर पर इस समय गाढ़ा स्मोक छाया हुआ है, जिसमें धूल, धुआं और जहरीले कण भरे हुए हैं। मौसम ठंडा होने और हवाएं धीमी चलने की वजह से यह प्रदूषण अब जमीन के पास जम गया है। इस जहरीली हवा का असर लोगों की सेहत पर साफ दिख रहा है। अस्पतालों में खांसी, सांस की तकलीफें और निमोनिया के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर इसका ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। डॉक्टरों ने लोगों की सलाह दी है कि जब तक बहुत जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें। अगर बाहर जाना पड़े तो मास्क जरूर पहनें और बच्चों को ठंड एवं प्रदूषण से बचाएं। उन्होंने कहा है कि शरीर को मजबूत रखने के लिए पौष्टिक खाना खाएं और खूब पानी पिएं। कुल मिलाकर कराची इस समय एक गंभीर स्वास्थ्य संकट से गुजर रहा है और अगर हालत जल्द नहीं सुधरी तो बीमारियों का खतरा और बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों के लिए नया अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी और बारिश की संभावना है। इसके असर से मैदानी इलाकों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंड बढ़ने लगी है और सुबह शाम ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से अब उत्तर भारत में ठंड का असर और तेजी से होगा। वही दूसरी ओर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और गरज चमक के साथ आंधी आने की चेतावनी जारी है। लोगों को सलाह दी गई है कि
वो मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें और ठंड से बचाव के उपाय अपनाएं। खासकर सुबह और रात के समय गर्म कपड़े पहने और जिन इलाकों में बारिश या बर्फबारी का अलर्ट है वहां सतर्क रहें। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार रात एक तकनीकी खराबी की वजह से उड़ानों में भारी देरी हुई। एयर कंट्रोल ट्रैफिक सिस्टम में दिक्कत आने के कारण करीब 75% फ्लाइट्स तय समय से देर से चली। खराबी ऑटोमेटिक मैसेजिंग स्विचिंग सिस्टम यानी AMSS में आई थी, जो विमान उड़ने और लैंडिंग की जानकारी नियंत्रित करता है। सिस्टम बंद होने के बाद एयर ट्रैफिक टीम को मैनुअल तरीके से काम करना पड़ा, जिससे उड़ानों की रफ्तार धीमी हो गई। हालांकि अब तकनीकी दिक्कत ठीक कर दी गई है और उड़ानों धीरे धीरे समान हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ फ्लाइट्स में देरी जा रही है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को कहा है वे एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट्स का स्टेटस जरूर चेक कर लें। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। इससे देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यह आयोग अप्रैल 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा और दिवाली 2027 के आसपास नया वेतनमान लागू किया जा सकता है। अनुमान है कि इस बार कर्मचारियों की सैलरी में 25 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी जिनका बेसिक वेतन अभी 18,000 रुपये है, उनका नया बेसिक वेतन करीब 26 से 38,000 तक जा सकता है। सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि बोनस, ग्रेजुएटी और अन्य भत्तों की भी समीक्षा की जाएगी। इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी को लाभ मिलेगा। हालांकि अभी ये प्रक्रिया शुरू हुई है और अंतिम फैसला रिपोर्ट आने और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। लेकिन इतना तय है कि यह कदम कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगी। आगरा के सिकंदरा इलाका में एक बेहद दुखद घटना हुई। यहाँ ऑटो चालक रामू की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रात में रामू गलती से किसी दूसरे का दरवाजा खटखटा बैठा, जिसके बाद वहाँ के मौजूद लोगों ने उसे चोर समझ लिया और बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। बुरी तरह घायल रामू को घर के बाहर फेंक दिया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जैसे ही परिवार को उसकी खबर मिली, उन्होंने गैलाना तिराही पर पहुंचकर जमकर विरोध किया और सड़क जाम करने की कोशिश की। पुलिस ट्रैफिक ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत किया और हालत पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामलों को 2 आरोपी सतीश और राजू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। परिवार ने मांग की है कि सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर महीने के मुफ्त राशन वितरण की तारीख तय कर दी है। अब राज्य में 8 नवंबर से 25 नवंबर तक लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। इस योजना के तहत पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो अनाज मिलेगा, जिसमें 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल होंगे। वही अंत्योदय कार्ड धारकों को कुल 35 किलो अनाज दिया जाएगा, 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल। राशन वितरण में पूरी पारदर्शिता रखने के लिए अब हर दुकान पर ई-पास मशीन और QR कोड से सत्यापन किया जाएगा, ताकि किसी को गलत तरीके से राशन न मिले। सरकार ने सभी लोगों से अपील की है कि वे तय तारीख के अंदर ही अपने नजदीकी राशन केंद्र से राशन जरूर ले लें, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। और वही देखिए, नेपाल ने 1000 रुपये वाले नोट छापने का ठेका चीन की कंपनी को दे दिया है। चीन की यह कंपनी अगले कुछ महीनों में करीब 43 करोड़ रुपये नोट छापेगी। नेपाल राष्ट्र बैंक ने बताया है कि यह ठेका उस कंपनी को इसलिए दिया गया है क्योंकि उसने सबसे कम बोली लगाई है। इस काम की कुल लागत लगभग 140 करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रही है। दरअसल चीन की यह कंपनी पिछले कई सालों से नेपाल के छोटे और बड़े दोनों नोटों छापते आ रही है। अब इस नए समझौते के बाद नेपाल की करेंसी प्रिंटिंग में चीन की भूमिका और मजबूत हो गई है। यानी 10 नवंबर 2025 को सोने और चांदी के दामों में हल्की गिरावट देखने को मिली। दिल्ली, मुंबई और जयपुर जैसे शहरों में 24 कैरेट सोना करीब 1,20,100 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोना लगभग 1,10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। वही 18 कैरेट सोने की कीमत करीब 90,000 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। चांदी के भाव में भी थोड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसका रेट लगभग 1,48,000 रुपये प्रति किलोग्राम चल रहा है। जानकारों का कहना है कि फिलहाल सोना और चांदी का दाम स्थिर है, इसलिए जो लोग शादी या निवेशकों के लिए खरीदारी करना चाहते हैं उनके लिए यह समय ठीक माना जा रहा है। इस हफ्ते शेयर बाजार में हलचल बढ़ सकती है, क्योंकि कई बड़ी कंपनियों जैसे बजाज फाइनेंस, ONGC और एशियन पेंट्स के तिमाही नतीजे आने वाले हैं। इसके साथ ही भारत और अमेरिका में महंगाई के नए आंकड़े भी जारी होंगे, जो बाजार की दिशा तय करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज खत्म हो जाएगा। अब 11 नवंबर को 20 जिले की 122 सीटों पर वोटिंग होगी। इससे पहले चरण में 6 नवंबर 2025 को 121 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब दूसरे चरण के मतदान के साथ ही सभी की नजरें 14 नवंबर पर टिकी है। जब वोटों की गिनती होगी तो इस नतीजे से यह तय होगा कि बिहार की अगली सरकार किसके बनेगी। चुनाव आयोग ने बताया है कि वोटिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं।
अब आप अपनी कार की डिजिटल चाबी अपने मोबाइल से किसी और के फोन से भी शेयर कर सकते हैं। यानी अगर आप घर पर नहीं हैं तो भी परिवार या दोस्त आपके भेजे गए लिंक से कार चला सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड फोन को इस्तेमाल करते हैं तो ये सुविधा गूगल वॉलेट या सैमसंग वॉलेट ऐप से मिलेगी। यहाँ से आप अपनी कार की डिजिटल चाबी सेव कर सकते हैं और फिर सुरक्षित तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं। वही आईफोन यूजर्स को भी यह काम एप्पल वॉलेट के जरिए कर सकते हैं। बस कार की डिजिटल की ऐड करें, शेयर ऑप्शन दबाएं और जिसे एक्सेस देना उसे भेज दें। इस फीचर्स की खास बात यह है कि अब आपको फिजिकल चाबी साथ रखने की जरूरत नहीं है। अब आपका स्मार्टफोन ही आपकी चाबी बन जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।